नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। यूपी के मौसम में भले ही बारिश के बाद ठंडक का एहसास हो रहा हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 जितना नजदीक आएगा, ये तापमान उतना ही बढ़ेगा और बढ़ते हुए तापमान की सियासी तपिश यूपी में महसूस होने लगी है। बीजेपी आक्रामक अंदाज में प्लान बना रही है। दिल्ली से लखनऊ फतेह की तैयारी चल रही है। जल्द ही केंद्र में नए नए मंत्री बने यूपी के 7 सांसद जनता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। उधर विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्षी दल भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। सम्मेलन और बैठकों का दौर यहां भी जारी है। साथ ही बीजेपी की रणनीति पर राजनीति भी जारी है। ये सारी कवायदें, चाहे वो बैठक की हो, सम्मेलन की हो, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की हो या फिर यात्राओं की हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त से साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। तो ये सारी तैयारियां ये दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में एक जो अलग अंदाज देखने को मिलता है, जो चुनाव के वक्त खास तौर से देखने को मिलता है, वो इसकी बानगी है। और 22 के सिंहासन के लिए 2021 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो सवाल यही है कि यूपी की महाभारत में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी अब दिखनी शुरू हो गई है। ताबड़तोड़ बैठकें, मेल मिलाप, सम्मेलन, आयोजन के साथ आशीर्वाद यात्रा, सब कुछ तय हो गया है और ये तैयारी बीजेपी की है। अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी आ रहे हैं। लखनऊ में अमित शाह साइंस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 2022 में पार्टी की तैयारियों की नब्ज को टटोलेंगे। तो उधर अगस्त में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी आ रहे हैं। अगस्त में हाल ही में यूपी से केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए 7 नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने का आदेश मिल गया है, क्योंकि संसद में विपक्ष के हंगामे से नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था। अब ये नए मंत्री जनता के बीच जाकर अपना परिचय भी देंगे और जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी आक्रामक अंदाज में चुनावी मोड़ में आ गई है और 22 की तैयारी में 21 नजर आ रही है। उधर विपक्ष मंत्रियों के आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कोरोना, महंगाई और सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के इस आयोजन पर निशाना साधा है। तो मायावती ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मिले आरक्षण में अब तक हुई देरी को लेकर यूपी और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं विपक्ष के आरोपों को बीजेपी ने सियासत बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब गांव में जा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। जब कोरोना काल था और लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तरस रहे थे और लोगों की लाशें गंगा जी में तैर रही थी, तो कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का हमको तो नजर नहीं आया। जनता ये भी सवाल करेगी कि इतनी भ्रामक महंगाई कैसे हो गई, इतनी बड़ी बेरोजगारी से देश कैसे जूझ रहा है और बिजली के रेट कितने बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल के मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी से डरी हुई है। वो सहमी हुई है कि कहीं उसके विधायक वोट मांगने के लिए गांव में जाएं और जनता दौड़ा न ले। इससे डरी हुई भाजपा ने अपने सांसदों को बलि का बकरा बनाने का निर्णय ले लिया है। वो सांसदों को पहले जन आशीर्वाद और ना जाने किन किन नामों से गांव में भेजकर ये लिटमस टेस्ट करना चाह रही है कि कहीं उनके सांसद और विधायक दौड़ाए तो नहीं जाएंगे। पूरी कोरोना महामारी के दौरान पूरा विपक्ष वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, घर के भीतर आइसोलेशन में था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की जान बचाने के भी प्रयास कर रही थी, साथ साथ में जीविका बचाने के लिए भी हमने प्रयास किया। लेकिन विपक्ष के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए और अपनी बात कहे, क्योंकि आज भी विपक्ष के कारनामे जनता को याद है। यूपी चुनाव को लेकर मिशन मोड पर सारे राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। हर दल अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। बीजेपी ने 2022 में फतेह हासिल करने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जोर लगाना शुरू कर दिया है। खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से 2022 के चुनावी समर में मैदान में उतर सकते हैं।
उधर समाजवादी पार्टी भी बलिया से 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। अब सवाल यही है कि यूपी की महाभारत में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल यही है कि कौन किस पर भारी है, क्योंकि हर कोई अपनी तैयारी मजबूत बता रहा है या फिर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हिलाल नकवी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में बीएसपी समर्थक करुणाकर पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे और रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे, क्या आपके विधायकों को डर है जमीन पर उतरने से, इसलिए सांसदों को जमीन पर उतरने के लिए कहा जा रहा है? विपक्ष यही कह रहा है। सारी तैयारियां दिख रही हैं हमें। अगस्त में अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आएंगे, उसके बाद आपके सांसद जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालेंगे। आप बहुत जल्दी में या विपक्ष बहुत पीछे है, या फिर आप कुछ और सोचकर इतनी तेजी के साथ चुनाव में जाने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो 365 दिन 24 घंटे लगातार सक्रिय रहता है। चुनाव हो या नहीं हो, हम हर समय सामाजिक सरोकार के जुड़े हुए मसलों को लेकर के जनता के बीच में जाते रहे हैं। इस समय जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, एक अकेला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है। वैक्सीनेशन के टीकाकरण केंद्रों पर किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उनको लगातार प्रयासरत है। वहां पर अकेला एक राजनीतिक दल है जो इस समय ओलंपिक में खेल रहे तमाम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर्स फॉर इंडिया प्रोग्राम कर रहा है। कोई राजनीतिक दल बतावे जो ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया हो किसी राजनीतिक दल ने? किसी राजनीतिक दल ने वैक्सीनेशन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया हो? सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम को कोई राजनीतिक दल करने वाला नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हर समय है, जनता के साथ अपने सरोकार को जोड़ने का काम करती है। देखिए, हमने केंद्र की सरकार की योजनाएं हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हम जनता के बीच में इसको लगातार बताने का काम करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों अभियानों के माध्यम से। और अब जो नए मंत्री बने हैं वो नए मंत्री भी जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में इस बात का अभिवादन भी धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि उनको सांसद निर्वाचित करके भेजा और आज केंद्र की कैबिनेट सरकार में, केंद्र की सरकार में उनको कैबिनेट में दर्जा मिला है, राज्य मंत्री बने हैं। तो लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इन सारे चीजों को तो आपके सांसद रखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोरोना काल की अव्यवस्थाएं, कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई या जो परेशान हुए और दूसरे तमाम मुद्दे, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या दूसरे अन्य मुद्दे हों, इसको लेकर क्यों नहीं सरकार सोचती है? ये मुख्य मुद्दा है, ये विपक्ष बता रहा है। देखिए, विपक्ष तो जातीय सम्मेलन करने में जुटा है, जातीय समीकरण बताने में जुटा है। मैं इस बात को चुनौती देकर के कह रहा हूं, आपके चैनल पर अगर कहीं कोई एक दृश्य कैच हुआ हो कि प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी या मायावती जी या इनकी पार्टी के और कोई नेता कहीं किसी कार्यकर्ता के घर, इनके जनता तो छोड़ दीजिए, जनता से तो कोई सरोकार ही नहीं इनका है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर ही कहीं ढांढस बताने पहुंचे हो, कहीं शोक संतप्त परिवार को संवेदना जताने पहुंचे हो। देखिए, ये जनता से कटे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं। प्रियंका वाड्रा जी पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते लखनऊ आती है, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता होड़ मचा करके उनको अपना चेहरा दिखाने में लगे रह जाते हैं, तब तक प्रियंका जी का दिल्ली। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अब राकेश त्रिपाठी जी, बाकी मेहमानों से भी बात करते हैं। कार्यकर्ता तरस गए, बड़ी मुश्किल से वो एक दिन के लिए उन्नाव तक निकले और वापस लौट करके आ गए। देखिए, अब घर से वर्क फ्रॉम होम करते रहे, ट्विटर मनोज काका जी, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा, ये सीधे आरोप हैं, और अब आप जो है सरकार पर निशाना साध रहे हो उन व्यवस्थाओं को लेकर जो बिगड़ी तो थी, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया। मनोज काका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आ रही है विवेक जी, बोलिए। बस मैं इनसे देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सवाल उनसे किया जाता है और देखने में सब चीजें उनको नजर आती है जो लोग संवेदनशील होते हैं। इस देश में आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से और गुजरात से लेकर के पूर्वी भारत तक ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोगों की लाशें बिछ गई। आपने इस देश में देखा होगा कि मोदी जी के स्वयं के संसदीय क्षेत्र में, और आपके संज्ञान हेतु बता दूं कि मोदी जी के स्वयं के 2014 चुनाव में प्रस्तावक रहे
अपने विधा के दुनिया में मशहूर रहे छन्नू लाल मिश्रा जी के मरी हुई बेटी का मुंह देखने के लिए बनारस के हॉस्पिटल में उनको घूस देना पड़ा और 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। बनारस से लेके उन्नाव से लेके बिहार बॉर्डर तक जब लाशें उतराई, आपने कहा कि लाशें उतराती हुई हैं, बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता इस हद तक थी कि उसने नहीं माना कि नहीं कोई नहीं मरा है। उसकी उदासीनता तब और हद तक बढ़ जाती है जब लाशों से उसने कफन नोचना शुरू किया। तब भी लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई नहीं मरा है। अब देश की हालत यह है, आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है और राकेश कह रहे हैं अगर मैं आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्राएं बताऊं और आपकी तरह हर चीज का हम लोग बाजारीकरण नहीं करते। कोरोना काल में भी प्रथम जब लहर आई थी तब भी समाजवादी पार्टी ने 120 प्रवासी मजदूरों को जिनकी मौत हो गई थी 1-1 लाख रुपया दिया। समाजवादी पार्टी की बात करें, हमारे लोग। और दूसरी लहर में मनोज काका जी बताइए ना, जब वो गिनाते तो आपको गिनाने के लिए क्या दिक्कत है? आप भी बताइए आपने जो काम किया। विवेक जी वही बात हो रही है। और दूसरी लहर में हमारे पार्टी के वर्करों ने दवा से लेके सैनिटाइजर से लेकर के और राशन तक और लोगों को ऑक्सीजन तक दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सारे लोगों की स्वयं व्यक्तिगत फोन करके उन्होंने मदद किया है। हालांकि हम लोग हर चीज का बाजारीकरण नहीं करते हैं। लोगों के दुख में समाजवादी पार्टी यही है, उन लोगों को पत्रकार साथियों की भी मदद हुई। बिल्कुल अच्छी बात। देखिए मदद से ही चीजें होती हैं। मदद अगर आपने की है अच्छी बात है। त्रिपाठी जब यहाँ बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, राकेश त्रिपाठी जब बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग गुल्लू को चुल्लू भर पानी पिलाने में सिर्फ मशगूल हों, उनसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 19,000 एम्बुलेंस का कर्मचारी यहां पर हड़ताल कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़ों दलितों का अधिकार एक स्वजाति मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों को दे दी गई। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वयं उस पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, कंक्लूड करिए मनोज काका जी, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। की कीमत कहां है आप देख रहे हैं। और हम जाति के कोई सवाल नहीं, हम हर जाति का चाहते हैं कि भला हो, वो चाहे किसी जात का व्यक्ति हो। हम संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है कि सभी को राकेश त्रिपाठी जी आऊंगा, आप ही को जवाब देना है से अधिकार है पहले, लेकिन सबके एक रिएक्शन हो जाए। काम कर रही और फिलहाल नकवी साहब अब ठीक है। मनोज काका जी अब रुक जाइए, कमी है। ठीक है। राकेश भाई को खेती की नहीं जानकारी होगी। अरे आप खेती की जानकारी राकेश त्रिपाठी जी को है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जिनको खेती की जानकारी है, जिनको खेती करनी है, उन तक वो सारी चीजें पहुंचे। फिलहाल नकवी साहब सवाल यही है कि ये रणनीति जो दिखाई दे रही है सभी दलों की, ना समाजवादी पार्टी पीछे है, ना बीजेपी है, ना बीएसपी और कांग्रेस भी पीछे बिल्कुल नहीं है। सभी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस रणनीति से एक दल को फायदा हो जाएगा, क्योंकि सामने बीजेपी और बाकी 3 दल हैं आपके सामने, कांग्रेस के सामने। क्या आपकी रणनीति, कैसे आप चुनाव 2022 के लड़ने जा रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि जनता का मूड क्या है? देखिए, हम ये शुरू करते हैं कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास गिनाने के लिए ये तक नहीं है कि उसने सबको वैक्सीन पहुंचा दी हो। ये कहते हैं कि हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाकर के वैक्सीन लगाएं, और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली जब कोरोना का वेव आई थी, उस वक्त सारी दुनिया ने देखा था कि लाखों करोड़ों मजदूर जो हैं वो सड़कों पे जा रहे थे, और जब कांग्रेस पार्टी ने उनको घर पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठ गए। जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस वक्त वो बंगाल में इलेक्शन के दौरान नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते तब भी ठीक था, जिस वक्त यहां पे उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की जानें चली गई, लेकिन वो बंगाल का इलेक्शन कराते रहे। जनता ने ये भी देखा है, जनता ने यह भी देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने जब दूसरी वेव आई है तो लगातार लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, लगातार लोगों को जो है वो चिकित्सीय किट जो है उनको उपलब्ध कराया। ये सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ की जनता है उसने देखा है। भारतीय जनता पार्टी रणनीति तो बताइए लाल नकवी जी, आपकी रणनीति क्या है? ये तो कोरोना काल की बातें हो गई, सबको पता है किसने उसके लिए क्या किया है,
लेकिन चुनाव अगले 6 महीने बाद है, उसकी रणनीति बताइए। अगले महीने क्या करने जा रहे हैं? अगस्त में कई कार्यक्रम बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के क्या कार्यक्रम है? देखिए, पहला और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उनके कुकर्म हैं उनको तो हमें जनता के पास ले जाना है। हमको ये तो उनको बताना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बेतहाशा है, जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सदन में खड़े होकर कहा है। हमको ये तो बताना ही होगा जनता को कि 1,67,000 जो शिक्षा मित्र थे जिनका रेगुलर करने का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया था, आज भी वो सड़क पर हैं। हमको ये तो बताना ही होगा कि 67,000 जो शिक्षक हैं जिनको कि जहां पर ठीक है, यानी कि सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस चुनाव में जा रही है। अब सवाल मेरा रुद्र प्रताप दुबे जी आपसे है, बस एक सेकंड और लेंगे, जल्दी से कंक्लूड करिए, मेरे ब्रेक पर जाना है। जनता को यह भी बताना होगा कि 1989 तक की उत्तर प्रदेश जो अगले राज्य में हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज की तारीख में वो कहां पहुंच गई? ठीक है, आज की तारीख में जो नीति आयोग ने रैंकिंग की उसमें नीचे से चौथे या पांचवें नंबर। ठीक है, लौटेंगे। रुद्र प्रताप दुबे जी, कोरोना बहुत बड़ा इंपैक्ट आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के बयानों में सामने आ रहा है। कोरोना में जो स्थिति थी वो सबके सामने है, तो विपक्ष कोरोना को आधार बनाकर, कोरोना में व्यवस्थाएं जो थी उसको मुद्दा बनाकर या उन सब चीजों की याद दिलाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। आज की इन सारी चीजों से तो यही निकलकर सामने आ रहा है। उधर बीजेपी कई रणनीति बना रही है, सांसदों को आशीर्वाद यात्रा पर निकाल रही है, बाकी अपने डिजिटल कैंपेन को भी बढ़ा रही है। लग रहा है आपको कि अलग अलग दिशा में चल रही हैं सारी तैयारियां? एक फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं विवेक जी। 1,15,000 बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया बीजेपी का। मुझे लगता है सिर्फ इसी पहलू को अगर उठा लें तो बीजेपी बहुत आगे निकल गई, अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करें। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो 2 या 3 चीजें होती हैं जिन पर सोशियोलॉजिस्ट या राजनीतिक विश्लेषक नजर रखते हैं। पहली बात तो तुलनाएं, ये दोनों लोग करते हैं, सरकार भी करती है, पिछली सरकार से अपनी तुलना करती है कितना बेहतर काम किया, और विपक्ष भी करता है कि हमारी पिछली सरकार ने क्या बेहतर किया था और क्या ये सरकार नहीं कर पाई। इसमें दोनों लोग पास हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार तुलना कर रहा है, बसपा भी अपनी तुलना करती है, सपा भी अपनी तुलना कर रही है पिछले शासन से, और कांग्रेस बहुत देर से सत्ता में नहीं है, हालांकि वो भी अपने प्रदेश सरकारों की, राजस्थान वगैरह की तुलना कर देती है। दूसरी होती है बहुत जरूरी चीज, जनाकांक्षाओं पे खरे उतरने की जिम्मेदारी। ये सिर्फ सरकार के साथ नहीं होती, ये विपक्ष के साथ भी होती है। पिछले 5 सालों में जितनी भी जनता के ऊपर मुसीबतें पड़ी, उनके मुद्दे नहीं सुने गए, उनको तिरस्कार किया गया, क्या विपक्ष उस जगह पे खड़ा था? अभी उस मामले में विपक्ष थोड़ा पीछे है, नहीं खड़ा था। और तीसरा, मुद्दों को तैयार करना। आप आज देखिए, सरकार की तरफ से जो लोग बात करते हैं वो विपक्षी दलों के बहुत पुराने बयानों को भी कोट करते हैं जब वो बातें करते हैं, जब वो भाषण देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपने 5वें शासनकाल में है, 5वें साल के शासनकाल में है, क्या पहले साल की उनकी किसी विफलता पे आपने विपक्ष को बात करते हुए देखा? मुद्दों को तैयार करने में भी अभी विपक्ष उस जगह पे नहीं आ पाया है जहां पे उसे होना चाहिए। अब विवेक जी, बड़े सिनारियों को देखिए, भाजपा की तरफ से खबर आती है कि उसके सभी दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। विपक्ष की तरफ से अभी नील, बिल्कुल, वो इस पर भी बात होगी। रुद्र प्रताप दुबे जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक छुआ है, क्योंकि अगर मुद्दे दिख रहे हैं एक अलग बात है, मुद्दे बनाने भी पड़ते हैं, क्योंकि चुनाव में जनता को यह भी बताना पड़ता है कि वो कौन से मुद्दे थे जिस पर जनता का ध्यान गया ही नहीं है। तो ये मुद्दे कहां गायब हैं? क्या मुद्दे खो दिए गए हैं या मुद्दे जातिगत राजनीति में वो सारे दब गए हैं? इस पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कौन किस पर भारी है, किसकी क्या तैयारी है, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं। राकेश त्रिपाठी, सवाल आपसे राकेश त्रिपाठी जी, और सवाल यही है कि कोरोना क्या भारी पड़ जाएगा? बीजेपी इसको लेकर सोचते हुए आगे बढ़ रही है क्या? दिमाग में है कई माइंड मेकअप में कि कोरोना में जो स्थितियां बनी, जो तस्वीरें बनी, क्या लोगों में नाराजगी है कोरोना को लेकर? भले ही आपके लोग जमीन पर उतरे हों, लोगों की मदद की हो, लेकिन नाराजगी देखने को मिल रही है क्या? देखिए विवेक जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण मसला यह है कि कोरोना कोई राजनीतिक मसला नहीं है, और कोरोना कोई उत्तर प्रदेश में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में उसने ऐसी तबाही मचाई हो, ऐसा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश में और देश के अलावा पूरी दुनिया में कोरोना का कहर रहा है।
लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कोरोना को टैकल किया है, जिस तरह से उस पर नियंत्रण पाया है, आज की डेट में देख लीजिए, महाराष्ट्र का मॉडल देखिए और केरल का मॉडल देखिए। उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से केरल 2 करोड़ की आबादी और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी। आज केसेस की संख्या 15,000 वहां है और यहां 100 भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग सराह रहे हैं। WHO ने उस पर मुहर लगाई है, नीति आयोग ने है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको सराहना की है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद इसकी सराहना कर रहे हैं। तो कोई कारण नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं इस बात पर कोई रोष प्रकट करे। ये बात सही है कि लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ये बात सही है कि लोगों ने कष्ट को सहा है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अभिभावक के रूप में स्वयं जाकर के जगह जगह पर दौरा किया है, लोगों को सुविधाएं कैसे मिल सके इसके लिए प्रयास किया है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेवा ही संगठन के अभियान के साथ जुड़ी है, जिस तरह से हमने आज गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत की व्यवस्था की है, लोग कल्पना करके सहयोग। ठीक है राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, दोबारा हम कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, कोई टेक्निकल इशू है। हिलाल नकवी जी, लेकिन सवाल यही है कि यूपी के मॉडल को विदेशों में भी जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद तो यूपी के सीएम को उधार मांग रहे थे, नीति आयोग ने तारीफ की। चलिए, आप देश का एक संस्थान है, देश का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप एक बार ये भी सोच ले कि भाई तो सरकार केंद्र की है तो कुछ भी कह ले, लेकिन WHO ने भी तारीफ की है, बाकी सभी लोगों ने तारीफ की है। तो उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ तो पूरे देश और दुनिया में हुई है ना, तो इसको तो अच्छा महसूस करना चाहिए। कोरोना को मुद्दा कौन बना रहा है? क्या कोरोना मुद्दा है कांग्रेस के लिए? नहीं, कोरोना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि उसका मैनेजमेंट कैसे किया गया, उसका प्रबंधन कैसे किया गया। मुद्दा यह है कि जब इतने लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे, अपनी एक एक सांस के लिए उनके लिए दिक्कतें हो रही थी, सारे के सारे परिजन सब जगह दौड़ रहे थे। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री कहाँ थे? उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जो है चुनाव करा रहे थे। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी गंगा जी जो है वो पट गई थी। उस वक्त हिलाल नकवी जी, राहुल गांधी भी गोता लगा रहे थे मछुआरों के संग, तो चुनाव तो हर कोई करा रहा था, कोई पीछे नहीं था। देखिए, एक बात आपको बताया कि राहुल गांधी जी जो है वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। देखिए, ये अजीब सी तुलना है, बहुत ही अजीब तुलना है कि सरकार जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं उसकी तुलना विपक्ष से किया जा रहा है जो तुलना नहीं है, काम कर रहे हैं। ये तस्वीर है, तुलना नहीं कर रहा हूं। मैंने ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं व्यवस्थाएं की, क्यों नहीं मैनेजमेंट किया, मैंने ये नहीं पूछा। आपने कहा ना कि चुनाव करा रहे थे, तो चुनाव तो वो भी करा रहे थे जो चुनाव में थे, आप भी थे, वो भी थे, सभी लोग थे चुनाव में। तो चुनाव को लेकर बीजेपी टारगेट क्यों होती है? क्या बीजेपी ने चुनाव कराया था या आप लोगों ने मना कर दिया था हम चुनाव में नहीं जाएंगे? राहुल जी के पास कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी तौर पर नहीं थी जो कि योगी जी के पास थी, जो कि मोदी जी के पास थी, जो कि अमित शाह साहब के पास थी। उनके पास जो है वो जिम्मेदारी है पूरे देश को चलाने की और प्रदेश को चलाने की। तो पहली जिम्मेदारी उनकी क्या है कि वो प्रदेश को चलाएंगे, देश को चलाएंगे, या पहली जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो चुनावी मशीन बन करके वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, एक बात बताइए लाल नकवी जी, इतनी बात एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, इतने बड़े और छोटे राज्यों में सरकार है। आप बताइए कि कांग्रेस शासित राज्यों का एक मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया गया हो, बताइए कौन सा मॉडल था? राजस्थान का ही है। राजस्थान के मॉडल के जो है वो सारे देश में पसंद किया गया, चाहे पहला कोरोना हो या दूसरा हो। आज की तारीख में महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा वैक्सीन कहां लगी है? महाराष्ट्र में लगी है। जो बात ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना के जो इस वक्त केसेस हैं महाराष्ट्र और केरला में है। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपसे कोशिश करते हैं, बीच बीच में आपकी ब्रेक हो रही है आवाज, दोबारा कोशिश करते हैं। आपको आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है लाल नकवी जी, आप बोलिए, आप कंक्लूड करिए, फिर मनोज काका जी के पास जाऊंगा। जी, महाराष्ट्र और केरला की जो बात की है, तो महाराष्ट्र और केरला में विदेश से आने वाले लोगों को वीजा किसने दिया? अरे गजब करते हो लाल नकवी जी। तरह से विदेशी केरला में अब 2 दिन का जो लॉकडाउन लगा दिया गया है, अगर ये पहले ही स्थिति क्लियर कर ली जाती, देखिए मैं धार्मिक चीजों पर चर्चा कमी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब आपने केरला का उदाहरण दिया, ईद पर किसने छूट दी? केरल की सरकार ने दी। अगर आपको यूपी का मॉडल पसंद नहीं है तो आपको केरल का मॉडल भी नहीं पसंद होना चाहिए, उस पर भी बोलना चाहिए।
जब हम केरला का चुनाव होगा तो हम केरला के मॉडल की अच्छा, तब तक आंखों में पट्टी बांधकर रखेंगे उस केरल में हो रहे कोरोना के विस्फोट से पूरे देश भर में तीसरी लहर आ जाए तब भी हम चुप बैठेंगे? आप देखिए चीज को केरला से आप ले जाकर, अरे आप मानने को तैयार नहीं है कि केरल में कोरोना फैला हुआ है, विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। आप तभी बोलोगे जब आपको वोट बैंक को आपकी सियासत को सूट करेगा। इलान नकवी जी, यही तो दिक्कत है इस देश की कि राजनीति। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि विपक्ष की आवाज ना तो सदन में निकल पाती है। अरे कहां नहीं निकल रही, क्या बात कर रहे हो सर? विपक्ष की आवाज सदन में इतनी सुनी जा रही है कि सदन को बंद करना पड़ रहा है। बोलने तो दीजिए। अरे बोलने दे रहे हैं, आप ही को मौका दे रहा हूं, अभी किसी को मौका भी नहीं दिया है। माध्यम से देश की जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। अरे सत्य तो बोलिए साहब। केरला में सब कुछ खराब है, जा रहा है। मैंने ये कहा ही नहीं कि सब कुछ खराब है। जो गलत है उस गलत को तो गलत बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बताइए, क्या उसके लिए अलग से सेशन लाना चाहिए? हमने मान लिया केरला में सब गड़बड़ है, उससे उत्तर प्रदेश क्या ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी तुलना है? बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं। आप गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, ये दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है। सब कुछ गलत नहीं है केरल में। केरल में गलत ये है कि आप अगर बीमारी फैल रही है तो उस पर रोकिए, क्योंकि आप कोरोना को मुद्दा बना रहे हैं। आप चुनाव में कोरोना को लेकर जा रहे हैं। इसी की बात है कि अगर आप कोरोना को चुनाव में मुद्दा बनाएंगे तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके शासित राज्यों में कोरोना को किस तरह से रोका गया, मॉडल क्या है। ठीक है, हमने ऐसा नहीं कहा। इलान नकवी साहब, अब मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज काका जी, सवाल यही है कि जिस कोरोना प्रबंधन को लेकर, एक मिनट इलान नकवी जी, अब मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी बात पूरी सुनेंगे। देखिए, आपको मैंने 3-4 सवाल लगातार पूछे, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, जवाब आप दे रहे हैं ना, आप ही के जवाब से मैंने सवाल निकाले। ठीक है मनोज काका जी, सवाल मेरा आपसे, कोरोना मुद्दा है या नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन कोरोना में सबकी भूमिका क्या रही है इसको भी जनता जानती है। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। 5 अगस्त से आप ब्राह्मण सम्मेलन और साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के मौके पर। तो ये स्थिति, ये सारी चीजें आपको लगता है कि यूपी में असर करेंगी, या यूपी की जनता का मूड कुछ और है जिसको आप समझ रहे हैं और उसके लिए आगे कोई प्लान है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विपक्ष में जो सकारात्मक भूमिका हो सकती है, जिससे ये सरकार पक्ष ये जान पाए कि नहीं सच में आम जनता के जरूरी सवाल क्या हैं, चाहे वो बेटियों के खिलाफ होती हुई बर्बरता का सवाल रहा हो, चाहे किसानों पे भांजती हुई लाठियों का सवाल रहा हो, चाहे आज अगर आप रोजगार की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने आपको बताया ही कि 22,000 दलित पिछड़ों का जो हक था वो मुख्यमंत्री ने अपने स्वजाति लोगों को दे दिया। 68,500 में भी वही हुआ। 12,460 अभी 3 साल की भर्ती हुई, अभी तक उसकी ज्वाइन नहीं हुई। 2016 की दरोगा भर्ती। तो मनोज काका जी, इतनी सारी गड़बड़ियां हैं तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए कर क्या रही है? कर चुके हैं। तो ये सारे चीजों पे सवाल खड़ा कर रही है। और समाजवादी पार्टी तो आप जैसे मंच के माध्यम से यही कह रही है कि सरकार जो गुल्लू को चुल्लू में पानी पिलाने में इतना व्यस्त है, वो 19,000 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लाठियां क्यों भजवा रही है? जो सरकार 160 करोड़ रुपया सिर्फ एक चैनल को अपने चारण भाट के लिए दे सकती है, वो एम्बुलेंस कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे पा रही है? और सरकार जब जिन लोगों को ऑक्सीजन से मार दी, जिन लोगों को दवाओं के अभाव से मार दी, अगर आप गांव में बात करें, हमारे यहाँ की अगर आप बात कर लें तो चंदौली में लोग पूछेंगे कि सकलडीहा से सैदपुर के सड़क की क्या हाल है, सोनभद्र में सड़कों का क्या हाल है, गाजीपुर में सड़कों का क्या हाल है, लखीमपुर खीरी में सड़कों का क्या हाल है। तो चारों तरफ जब बर्बरता, उससे पहले क्या हाल था, 17 के पहले क्या हाल था इन सारी सड़कों का? ऐसी सड़कें थी, अच्छी सड़कें थी? पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये बिल्कुल अच्छी सड़कें थी, बिल्कुल अच्छी सड़कों का सबसे ज्यादा काम। अगर इस सरकार ने एक्सप्रेसवे जैसा कोई लंबा एक्सप्रेसवे बना दिया हो जिस पर देश के वायुसेना का टच एंड फ्लाई हो, हमारे लड़ाकू विमानों का, तो अरे वो सबने देखा है मनोज काका जी। उस एक्सप्रेसवे के नाम पर आपको वोट नहीं मिले, या जितने मिले तो उसी एक्सप्रेसवे के नाम पर ही मिले होंगे, या तो ये समझा जा सकता है, क्योंकि उस एक्सप्रेसवे को तो आप भुना नहीं पाए हो ना 2017 में। विवेक, क्या जिस विकासात्मक कार्य पे हमें वोट नहीं मिले, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत फैला दिया, झूठ फैला दिया, तो क्या विकास कार्य करना हम बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं करिए। पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो फिर ये जातिगत राजनीति क्यों ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं आप? क्यों ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं?
विकास की राजनीति आप कह रहे हो ना, विकास का होना चाहिए। अगर तो अगर ब्राह्मण सम्मेलन बुलाना, दलित सम्मेलन बुलाना, हमारे यहाँ बैकवर्डों का सम्मेलन हो रहा। राजपाल कश्यप जी अभी चंदौली गए थे, सोनभद्र गए हुए थे, अभी बनारस में है, आज मिर्जापुर में है, इलाहाबाद कल जा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि बहुजन वर्ग के हकों को हमेशा इस सरकार ने मारा है, तो लोगों के हकों को जो सरकार खा रही है, सवाल तो आपकी सरकार पर भी खड़े कर रही है मायावती जी, कर रही है। सवाल तो मायावती भी खड़ी कर रही है आपके सरकार पर। लोगों के सवालों को खड़ा करना गुनाह है? ठीक है, नहीं गुनाह नहीं है, लेकिन परसेप्शन अलग अलग बदल जाता है। राकेश त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास के आधार पर हमारे साथ आए। चलिए ठीक है जी, मुझे आवाज मिल पा रही है जी। आप बोलिएगा, आपने सारी बातें सुनी होंगी, हम उम्मीद यही करते हैं, लेकिन सवाल यही है। देखिए विवेक जी बोलिए। मैं राकेश से पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितनी किस विभाग से अगर कोरोना को लेकर के ये राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, जवाब दे पाएंगे? अब सुन लीजिए, मनोज काका जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब दे देता हूं। एक मनोज काका जी, दुबे जी के पास भी आना है मुझे, 5 मिनट के अंदर प्रोग्राम समाप्त करना है। 1 मिनट, मनोज काका जी शांत हो जाइए, बोलिए। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए विवेक जी, मैंने इस बात को पहले ही कहा कि कोरोना राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है तो विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का काम क्यों किया, क्यों उसको भाजपाई वैक्सीन बताकर के उन्होंने लोगों को जीवन के संकट में डालने का काम किया। और अखिलेश यादव जी को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार वो कितने दिन तक बाहर निकल करके उनकी पार्टी ने कितने लोगों की सेवा करने का काम किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे, अरे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मनोज काका जी दूसरों को बोलने दीजिए ना, सब आपकी बात नहीं सुनने के लिए आए हैं, सभी की बात सुनेंगे। काल में भी मजाक करने का काम कर रहे थे, लेकिन ये जब कोरोना काल का हिसाब अगर होगा तो जनता कोरोना काल में कांग्रेस और सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए आचरण के आधार पर अगर वोट करेगी। पिछले चुनाव के ठीक है, राकेश जी लौटूंगा। रुद्र प्रताप दुबे जी, राकेश जी आऊंगा आपके पास। मनोज काका जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मनोज काका जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 2.5 लाख नौकरियां मिली थी। ठीक है राकेश जी, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। भाई भतीजावाद और कैसे एक वर्ग और कैसे सारी चीजें, ये अलग बात है। रुद्र प्रताप दुबे जी, सवाल मेरा आपसे, जो आप सवाल ब्रेक से पहले छोड़कर गए थे, उसका क्या किया मोदी जी ने? ठीक है मनोज काका जी, आराम से, लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनिए आप। रुद्र प्रताप दुबे जी, हो सकता है आपके काम की बात किया जाए, क्योंकि वो विपक्ष को लेकर बात करने जा रहे हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी बोलिए। सरकार ने सदन में जवाब दिया है कि डीजल पेट्रोल पर 3.31 लाख करोड़ रुपया उसने एक्साइज ड्यूटी वसूली। देखिए, मैं जो पिछली बार बातें कर रहा था वो इसी विषय पे बात कर रहा था कि जहां पे मुद्दे काका जी अब शांत हो जाइए। डीजल पेट्रोल अगर आपकी सरकार बन जाए तो पूरा टैक्स माफ कर दीजिएगा। वादा करेंगे ये आज की डिबेट में कि आपकी सरकार बनती है तो 1 भी रुपए टैक्स नहीं लेंगी आपकी राज्य सरकार? लेकिन आपसे ये वादा है कि उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल पे समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सबसे कम एक्साइज ड्यूटी रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी लोगों ने सुन लिया है। बोलिए रुद्र प्रताप दुबे जी। किसानों को सबसे ज्यादा, अब शांत हो जाइए मनोज काका जी, आपकी बात सुनने के लिए लोग नहीं बैठे हैं ना, आप ही को नहीं सुनेंगे ना खाली, बाकी लोग भी हैं। दुबे जी बोलिए। विवेक जी, लगातार आपने कोविड के बारे में बात की। यहाँ के विपक्ष ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, भारी तादाद में लोगों ने परिवार अलग हो गए, लोग खत्म हो गए। लेकिन जब संसद का सत्र आता है तो पेगासस मुद्दे पे विपक्ष आ जाता है। कहा गई उन लाशों की बात, तैरती लाशों की बात, ऑक्सीजन की बात। मुझे ये लगता है कि ठोस रणनीति का अभाव दिखता है विपक्ष में। अगर इसी पेगासस के मुद्दे को, जो संयुक्त विपक्ष का एकदम से नारा आता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पीछे हो जाती है। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सांसद इन मुद्दों पे वॉकआउट करते तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती थी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। पेगासस कोई मुद्दा है नहीं उत्तर प्रदेश में, चाहे आप सर्वे करा लें, चाहे आप फ्लोटिंग वोटर्स से पूछ लें, चाहे आप जमीन देश की राजनीति में तो मुद्दा है ना जी। उत्तर प्रदेश भले उसका असर ना पड़े, लेकिन देश में तो असर पड़ सकता है विपक्ष के लिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल पड़ सकता है देश का। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी कितनी तैयारी है, तो इस तैयारी में तो वो पीछे हट रहे हैं। संसद को उन्होंने सत्र लूज किया विपक्ष ने, जो वो कर सकते थे स्टार्टिंग में, मुझे ये लगता है। दूसरी बात विवेक जी, जो हम लोग बड़े पैमाने पे बात कर रहे थे कि मुद्दे को बनाने की बात, मुद्दे पे चूक रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि सभी बड़े दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष अभी ये तय नहीं कर पाया है।
गुजरात फार्मूले के लागू होने की बात हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी में विधायकों के टिकट कट सकते हैं। क्या किसी विपक्ष ने यह उठाया कि अगर 100 से ज्यादा टिकट कटने की बातें हो रही तो उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हो गई है? ये सारी चीज डिस्कोर्स में आ क्यों नहीं पा रही है? ये ट्वीट क्यों नहीं होती है? ये जनता के बीच में आ क्यों नहीं पा रही? तो मुझे ये लगता है जो एक ठोस रणनीति, तो खासकर वृहद रणनीति की जरूरत होती है जो डे बाय डे काम करती है, चाहे वो आईटी पे हो चाहे वो जमीन पे हो। वो उस तरीके से विपक्ष की संयुक्त तौर पे नहीं दिख रही है जैसे कि दिखनी चाहिए। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सम्मेलन से कुछ हो जाएगा विपक्ष का, तो जिस तरीके से सम्मेलन से ताकत मिलेगी विपक्ष को, जातिगत सम्मेलन से ताकत मिलेगी, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ताकत मिलेगी। जमीन पे जब भी कोई राजनीतिक दल उतरेगा उसे ताकत जरूर मिलेगी। जब भी वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करेगा उसे ताकत जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनोज काका जी, राकेश त्रिपाठी जी, रुद्र प्रताप दुबे जी, हिलाल नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तैयारी अपनी अपनी है, दावे अपने अपने हैं, और आरोप प्रत्यारोप और खींचतान ये तो अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। आपको देखना है कि आपके सामने जो हाथ जोड़कर आएंगे वो आपके वर्ग, आपके समाज, आपके प्रदेश के लिए कितना काम कर सकते हैं, ये आकलन आप ही को करना है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।